गुड मॉर्निंग। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से एक सेट को ले रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वरीयता अनुक्रम, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं। और देखिए, मैंने इसको ना पेंसिल से इसको टिक लगाया है, तो जो सही प्रश्न है, ज़्यादातर प्रश्न सही ही मैंने इसमें टिक किया था। अच्छे से मैंने घोट के इस सेट को बनाया था खुद ही। तो चलिए शुरू करते हैं सेट को। जो पेंसिल से आगे टिक लगा हुआ है, हो सकता है कि कुछ प्रश्नों में अलग हो तो वहाँ मैं सही पे टिक लगा दूंगा। बाकी चीज़ इसको रिवीजन सीरीज के रूप में लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। स्वाभाविक सी बात है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, महाभियोग चलाकर, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, तो महाभियोग ही चलेगा तभी वो हटेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित पर का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका होता है? लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा सहित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। यह किया गया था। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अब देखते हैं वरीयता क्रम को देखते हैं। भारत सरकार की प्रथमतः सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? ये आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो अपने राज्य में राज्यपाल सबसे पहले आएंगे। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, ये तो सब जानते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। ये सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी जो होता है वो होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। अभी अभी हमने इसको देखा है। तो भारत में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। आगे देखते हैं संसद। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलाकर के भारतीय संसद कंप्लीट होती है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो ये है 25 वर्ष। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अभी तो 552 ही हो सकती है। संशोधन हो गया तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 31वें संशोधन ने ऐसा किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर होता है। तो 1971 की जनगणना के आधार पर होता है ये। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ये होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है जनजाति के लिए। लोकसभा ने आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय सदस्य का, एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन कर सकता है 2 का, अगर उनकी संख्या कम रही तो। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है?
तो 7वां और 31वां ये दोनों ही हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति भंग कर देंगे उसको। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है लोकसभा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो यह है कुल सदस्य का 1/10। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो यह है 545। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो यह है 25। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ दीजिए तो बिहार इतना वहाँ पे चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो झारखंड और असम को एक समान सीटें प्राप्त है। डिलिमिनेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो यह है उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, संपन्न हुआ था पूरा ही। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी रही हैं, दलित। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर दिया जाता है। राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा हमेशा चलती रहेगी। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं, 238 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, तो कुल मिला के 250 हो जाते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो अकेले राज्यसभा की शक्ति है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 249। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है ना, ये सब चौथी अनुसूची में है। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। इनमें से है ये, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है तो यह है 30 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए है 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है, इसको ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए भी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है तो यह है 250। भाई राज्यसभा की निश्चित संख्या की 250 है। भारत में लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है, ठीक है ना, ये क्या किया, इसका चयन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पूर्व टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह नहीं, वो शपथ दिलाना हो गया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तब जब वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई हो जाए तो अपना कास्टिंग वोट करते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये संचित निधि पर भारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है तो भारत की संसद का। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो ये होता है भारत की संचित निधि में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए तो 14 दिनों के अंदर इसको वापस किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये सही है बस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध से सम्मिलित नहीं किया गया है तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध नहीं है सम्मिलित हुआ। बाकी है कर से संबंधित उपबंध है, उधार यानी ऋण लेने से संबंधित उपबंध है, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है। राज्य में धन विधेयक ये मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल विधानसभा में। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है तो यह आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग एकदम ध्यान रखना है इसको। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। बजट नहीं पास होना यानी कि सरकार गिर गई। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार व्यवसाय एवं वित्त कर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के से पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है
निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने को लेकर के। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो यह है कटौती प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन से सभापतित्व करता है? तो ये करता है स्पीकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 6 महीने का। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो यह है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संसद विधानसभा के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन। सर्वप्रथम एक संसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक ट्रिक है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य होते हैं ना, वो एक एज ए सदस्य के रूप में तो राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल जो है वो लोकसभा के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो ये तो उनको मतदान का अधिकार है। यहीं पे एक ट्रिक है छोटा सा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 253। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो। राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रित करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से करती है ये। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की देन है शून्यकाल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है
प्रश्न उत्तर सत्र, इसका मतलब हुआ। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है इसकी अवधि। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, तो यह है 18 वर्ष। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है द्वितीय वाचन में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति में नहीं होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? निम्न में से कौन सर्वोच्च है? भाई सर्वोच्च तो एक ही हो सकता है और वो है हमारा संविधान। हमारे संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, तो ये करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ये की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह है विश्वास प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव को किया है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 30 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, तो यह है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं वो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते की संख्या होती है, तो ये होती है 4। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आती है। ये निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था इन्होंने, कौन से वाद में किया था? देखिए, ये था केशवानंद भारती वाद, ठीक है ना। केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उच्चतम न्यायालय ने।
संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये 5 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह उसकी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बना देते हैं? ये कहा था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ये करता है अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संसद को। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत में। देखिए अभी तो मैंने इसको आगे इसमें टिक लगा हुआ था, आगे 2 सेट मैंने बनाया था खुद अपनी खुशी से, तो उसमें भी टिक लगा रखे हैं। तो देखिए काफ़ी कम समय में हो गया। दरअसल एक नॉर्मली जब मैं टिक लगाता हूँ तो 38 मिनट के लगभग 38 से 40 मिनट खींच लेता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि लगभग जो है 26 मिनट में ये क्लास ख़त्म हो गई। तो मुझे बताइएगा कि इस तरह से टिक लगा हुआ जो कि बहुत जल्दी में फास्ट रिवीजन में काम आता है वो सही है, या जो मैं आप लोग के सामने में जो सॉल्व करता हूँ वो सही है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे अगली क्लास जो लूँगा ना मैं, तो वो समझिए 1 घंटे, करीब 1 घंटे में 300 प्रश्नों की क्लास लूँगा। घंटा 1, प्रश्न 300। तो चलिए जल्दी मिलते हैं उस क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।